अब एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, प्रोटीन है, कि आमतौर पर बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजी में अगर किसी केमिकल के नाम के आखिर में ASE आए तो एंजाइम। फोटोसिंथेसिस के साथ ना सिर्फ ये शुगर्स बनी है, बल्कि उसके साथ जो ऑक्सीजन गैस है, रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं, दे आर द की रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है। The word oxidation definitely comes from the fact कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है। और ये आग की डिस्कवरी जो है ये इंसान की तारीख में बहुत अहमियत रखती है। राइट इससे राइट। इंसान ने खुराक को एक खास तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, खुराक जो थी ज्यादा डाइजेस्टेबल बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। टोटल जो है वो 36 या 38 के करीब ATP बनते हैं। दिस इज अनदर एविडेंस कि जिंदगी जो है वो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल सेल। ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक ग्लूकोज के टूटने से 2 ATP बनते हैं। कि फिजिक्स का जो लॉ है ना, फर्स्ट लॉ है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सेकंड लॉ डिफाइन ये करता है कि हम्म। एनर्जी कैन चेंज फॉर्म्स। अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी और जफ़र खान साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम जफ़र खान साहब से एक और बहुत दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, और वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स की तारीख क्या है, उनका आगाज़ कैसे हुआ, और उनकी केमिस्ट्री, उनकी बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जी जी, तो हम, मेरे ख्याल है, मैं तो थोड़ा सा इब्तदा से सोच के आया हूं कि हम शुरू जी करते हैं कार्बन। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स नाम से शुरू कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है जी। कि ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो वही हो जो पानी में होती है। पानी अच्छा। में सही। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो, यानी एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो राइट कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए बने होते हैं, यानी राइट इलेक्ट्रॉन राइट। शेयरिंग के जरिए बने होते हैं। सही। अच्छा, इसका जो आमतौर पे टेक्स्ट बुक्स में फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अपनी कम्प्लेक्सिटी के एतबार से ये इनकी ऐसे बने होते हैं कि इनके छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। हम्म ये हम्म वो टिपिकल शुगर्स हैं जो चीनी की जैल में आ जाती हैं, यानी वो मीठा जायका होता है इनका आमतौर हम्म पे। हम्म मिसाल हम्म के तौर पर जो 6 कार्बन शुगर्स है सारी की सारी वो हमें मीठी उनका जायका लगता है। और पास हम्म 4 कार्बन शुगर्स का भी जिनका जिक्र आएगा। तो इनका जो जेनेरिक फार्मूला है वो है CH2O। और अगर इसको सारे को आप एक ब्रैकेट में डाल दें और बाहर N लिख दें, और हम्म। N का नंबर जो भी हो वो अंदर की नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो है उस शुगर का फॉर्मूला हो जाएगा। सही। यानी ग्लूकोज जो है वो C6H12 वो 6 है। ठीक है, हम्म तो इसको भी आप इसी तरह लिख सकते हैं कि CH2O, और विद इन पेरेंथेसिस और N की जगह पर आप 6 रख दें, तो वही फॉर्मूला आ हम्म। जाएगा। सही। तो शुगर्स जो है, इन इनमें मुझे दिलचस्पी इसलिए भी है कि ये पहली बात तो ये कि जिस तरह और मॉलिक्यूल मुख्तलिफ जगहों पर कायनात में मिले हैं, अभी रीसेंट डिस्कवरी हुई है। हम्म एक नेबुला है, यानी एक गैस क्लाउड्स हैं जो जी हमारे जैसे कहते हैं मिल्की वे, या जी। जो मिल्की वे के सेंटर के करीब है, तकरीबन 26,000 लाइट ईयर्स के फासले पे, वहां पे उन्हें एक पर्टिकुलर शुगर मिली है जिसको इरिथ्रोलोज कहते हैं। ये हम्म 4 कार्बन शुगर है, यानी 4 कार्बन होते हैं इसमें। और हम्म। ये मुख्तलिफ फलों में भी जमीन पे पाई जाती है। मिसाल के तौर पर रेस्पबेरीज हैं, उसके अलावा सही और फलों में पाई सही। जाती अच्छा, एक है। सवाल अगर आप इजाज़त दें, जी जी वो थोड़ा सा इस टॉपिक से मुख्तलिफ है। जी वो ये कि जिंदगी सारी की सारी जो है वो कार्बन बेस्ड है, राइट? जी कार्बन के मॉलिक्यूल, और खासतौर पे शुगर्स का हमने जिक्र किया, कार्बन जी और जी हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन और पानी के मॉलिक्यूल का सॉर्ट ऑफ जी कॉम्बिनेशन है ये। तो सवाल ये है कि अम, आपको पता है मेरा ताल्लुक चिप इंडस्ट्री से है। जी। सिलिकॉन, सारी उम्र में सिलिकॉन में ही रहा हूँ। तो सही। सिलिकॉन का भी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जी राइट? और सिलिकॉन भी बहुत एबंडेंट है जमीन पर। जी। तो फिर ये है कि अ, सारी की सारी जो हमें बायोकेमिस्ट्री मिलती है वो कार्बन बेस्ड क्यों है, वो सिलिकॉन बेस्ड क्यों नहीं बन पाई? इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती है। पहली बात देखिए, बात यह है कि हम
इस तरह की बात के बारे में जब भी गुफ्तगू करते हैं तो हम जो कुछ हमें कार्बन बेस्ड बायोमोलिक्यूल्स जो जिंदगी के हम्म अजसाम को, खुलियों को, टिश्यूज को बनाते हैं, हम्म हम्म, उनकी हम्म, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं और उससे कंपेयर करते हैं सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज को। तो सही। कार्बन में बुनियादी तौर पे लॉन्ग चेन्स बनाने की सलाहियत है, यानी ये लंबे लंबे बहुत सारे कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए, यानी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल बना सकते हैं। हम्म, जहां तक मुझे इल्म है, इस तरह के मॉलिक्यूल सिलिकॉन के लिए अगर बनाए जाएं तो वो अनस्टेबल होते हैं, दे वुड नॉट अच्छा लास्ट वेरी सही। लॉन्ग। ठीक अच्छा, है। मतलब है कि एक वो तो बॉन्ड जो है वो उसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि इजीली टूट जाते हैं वो फिर, हाँ, तो इसलिए स्टेबिलिटी। सिलिकॉन। और दूसरी बात यह है, एक और बात यह भी है जी। कि देखिए कार्बन इस कार्बन आम तौर पर आपको आबो हवा में, जमीन की आबो हवा में जो जो ए बायोजेनिक कार्बन है, नहीं वो कार्बन जो जिंदा जिस्मों से निकल कर नहीं आई हुई, वो हम्म, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में मिलती है। सही। अब ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के बाद पीरियोडिक टेबल में शायद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट। एलिमेंट है। हम्म हम्म तो यूं ही कार्बन उसे देखती है, ये इंटरेक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तो मिल जाती है। और वो हम्म सिलिकॉन का जो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन के साथ, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में और आई कार्बन सी आई सी आई मोनोऑक्साइड सी। के मुकाबले में। उसको तोड़ने के लिए आपको जिस तरह के एंजाइम्स चाहिए, यानी आपको ज़ाहिर पता नहीं है ना कि हमारा राइट। जो सारा के सारा मेटाबॉलिज्म है वो कैटलिस्ट्स बेस्ड है। यानी सारी की सारी जो केमिस्ट्री हर खुलिये में चल रही है वो कैटलिस्ट। सही। अपारेंटली हमारे पास कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है, टू द बेस्ट ऑफ माय टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, कि जो सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड्स को तो यानी सिलिकॉन राइट ऑक्साइड को तोड़कर उसको राइट आगे यूज में राइट ला राइट राइट। सके। तो एक अगर आपको तो मिसाल इसके दूं अलावा और भी तो, वजह हैं। जी, जी आपको अगर मिसाल दूं तो फोटोसिंथेसिस, जिसमें जी सूरज के जो फोटोन की एनर्जी से, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मॉलिक्यूल जो है, पानी के मॉलिक्यूल टूटते हैं और उससे फिर वो बनता है। तो मोस्ट लाइकली ये जो सिलिकॉन के बॉन्ड है वो ऐसे नहीं है कि इस किस्म की एनर्जी से टूट सकें वो, राइट। जी तो जी उसके जी, लिए दैट्स एन ऑल इतनी प्रॉब्लम। ज्यादा एनर्जी चाहिए कि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस में उतनी एनर्जी नहीं मिल सकती। मिसाल के तौर पे ये, फिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं अगर, तो जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाते हैं और उसको फिर इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, राइट। वो राइट। उस टेम्परेचर पे होती है जिस पे आप फिर यानी जमीन पे आप तस्वुर नहीं कर सकते कि वो टेम्परेचर नेचुरल हालत में कहीं मिलेगा। जी जी। बहरहाल मैं वो साइड उस पर चला गया, वापस आते हैं शुगर्स की तरफ। तो यहां पर प्लीज। वो मैं उसी की मिसाल दे दूं, अगर आपको याद हो, हमने हमने जी N2 यानी नाइट्रोजन गैस के जी जी जी। तोड़ने की बात की राइट थी। राइट राइट राइट। जमीन पर जो भी एनर्जीज अवेलेबल हैं वो इतनी आमतौर पे है ही नहीं है कि वो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ सके। अब नाइट्रोजन राइट। बहुत है, मॉलिक्यूल एटम है तमाम, जिंदा जिंदा। उसके लिए आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, और वो एंजाइम सही सिर्फ बैक्टीरिया में सही। है या बाज किस्म की और जी जी जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जी जी प्लीज। तो चले वापस आते हैं शुगर्स की तरफ, एंड लेट्स कंटिन्यू विद द जी जी। मेन डिस्कशन। तो वही सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो जी। शुगर्स बनाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, क्या मेरा मतलब, जो हमें फिजिक्स से मालूम होता है कि हाइड्रोजन जो है उसके लिए जितनी एनर्जी की जरूरत थी वो सिर्फ बिग बैंग के मौके पे अवेलेबल थी। और एक हाइड्रोजन जो टिपिकल मॉलि एटम है वो एक प्रोटॉन और एक उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल होता है। सही। और जो एबंडेंसेस हैं कि नहीं, कि कितनी, कौन से एलिमेंट्स कायनात में कितनी ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, उस टेबल के एतबार से, अगेन कॉस्मोलॉजिस्ट से फिजिक्स का किया हुआ काम है। जी। 73 to 75% जो है इस कायनात में हाइड्रोजन है। बाकी जो है वो ज्यादातर जो है वो हीलियम है। और उसके अलावा 1 से 2% जो है बाकी तमाम वो 90+ एलिमेंट्स हैं जो राइट। नेचुरली पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन तो उस वक्त बन गई। फिर उसके बाद कार्बन जो है ये स्टेलर कोर में, यानी सितारों के कोर में जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं हीलियम के साथ, उनके बनने से कार्बन बनी। यानी कार्बन, दो हीलियम के एटम्स मिलने से एक कार्बन का एटम बना और उसके साथ एक और हीलियम का एटम
मिलकर ये, और मतलब उसके बाद और हीलियम के एटम के एडिशन से फिर ऑक्सीजन बनी। जी। तो ये दोनों किस्म के जो एलिमेंट्स हैं, ये बुनियादी तौर पर सितारों की, खास तौर पे जो रेड जायंट्स वगैरह जो होती हैं, बड़े सितारे जो हम्म। हम्म। सूरज से तकरीबन मेरे ख्याल 6 से 8 गुना ज्यादा बड़े होते हैं, उनके कोर्स में ये एलिमेंट्स बनते हैं। और फिर जब वो तबाह होते हैं अपनी ग्रेविटेशन के अंडर, इन्हें एक्सप्लोड करते हैं नेबुला की सूरत में, तब फिर ये बाकी कायनात में खला में बिखर जाते हैं। तो ये राइट। हो गई राइट। उनकी हिस्ट्री। अच्छा, अब जो हमें पता लग रहा है कि अब ये शुगर्स इब्तदा में कहाँ से आई होंगी जिंदगी के, यानी अभी आगाज नहीं था जिंदगी के, आगाज से पहले कहाँ से आई होंगी। तो हम्म। अपारेंटली जिस किस्म के रिएक्शंस, जो कोल्ड स्टेट रिएक्शंस साइंटिस्ट्स ने जिनका एस्टिमेट लगाया है, वो ये है कि जो सोलर विंड्स या सोलर डस्ट जो होती है, जिसमें आमतौर हम्म। पर ये सिलिकॉन के सिलिका बेस्ड होती है, यानी सिलिकॉन ऑक्साइड के बुनियादी तौर पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या राइट। उसके अलावा दूसरी डस्ट होती है, वो प्लेटफॉर्म का काम करती है। उस पर एल्कोहल और एल्डिहाइड, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड की ग्रेजुअल हाइड्रेशन, यानी उनमें एडिशनल हाइड्रोजन एटम्स के हम्म। ऐड होने से बनते हैं। और जाहिर है इनके लिए भी ये रिएक्शन जो है, ये एंडरगोनिक है, यानी इनके लिए एनर्जी की स्पेंडिंग की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? कॉस्मिक रेज से, जो बहुत हाई अच्छा। एनर्जी रेज होती है। हम्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हाईएस्ट एनर्जी रेज जी। में कॉस्मिक रेज है। तो तो ये हम बात कर रहे हैं उन जगहों की कायनात में जहाँ पे हाइड्रोजन की या कार्बन मोनोऑक्साइड या जो भी हमने बात की है, उनकी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है कि वो जी जी, मॉलिक्यूल एक दूसरे हाइड्रोजन से तो मिल हर जगह सकते पे है हैं। ना, हाइड्रोजन तो जी। तकरीबन हर जगह पे है। ठीक हम्म। है। उसके बाद आम तौर पर ये जो खास तौर पे इस किस्म के जो नेबुले होते हैं, नेबुला, ये डस्ट डस्ट क्लाउड्स होते हैं, हम्म। राइट। ये बहुत ठंडे होते हैं। और हम्म। इनकी जो डस्ट होती है उसके ऊपर आमतौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड की लेयर जमी हुई होती है। अच्छा। नाइस। उसमें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉस्मिक रेज ऐड होती है, और वो ये दो हम्म। मॉलिक्यूल बनाती हैं। एक को एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड की मुख्तलिफ हम्म। किस्में, और हम्म। दूसरे अल्कोहल्स की किस्में। और हम्म। ये दोनों उन्हीं टाइनी प्लेटफॉर्म पे, यानी जो डस्ट पार्टिकल्स के साइज के जी। प्लेटफॉर्म होते हैं, वही उन्हीं पर ये दोनों केमिकल्स मिलकर दूसरी शुगर्स बनाने का काम करती हैं, अच्छा, जैसे एक कि काम बड़ी जरा कीजिए छोटी। कि अल्कोहल की भी आप केमिस्ट्री की रूह से जरा वजाहत कर दें कि अल्कोहल होती क्या है। सो एल्कोहल आमतौर पर वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ओ एच ग्रुप्स, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। यानी एक सेंट्रल कार्बन है, उसके साथ दूसरे कार्बन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, लेकिन उसके साथ एक ओ एच ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो सही। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर ग्रुप्स जो हम्म। है वो उसको एल्कोहल बनाती है। अच्छा, और सही। एल्डिहाइड वो ग्रुप है जिसमें एक सेंट्रल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन का होता है, और एक साइड पे उसके जो है वो हाइड्रोजन जो है, यानी अब एटम जो है अटैच होती है, और दूसरे यानी उसी सेंट्रल कार्बन के साथ फिर और मेथिल ग्रुप्स या और कार्बन के ग्रुप्स ठीक। अटैच होते हैं। अच्छा, मतलब हर कार्बन के हर एटम को 4 बॉन्ड बनाने हैं, राइट? तो उसमें से 2 ऑक्सीजन के साथ हैं, एक एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि ये टिपिकल है, कार्बन की जो बेसिक केमिस्ट्री है वो ये है कि कार्बन की जो वैलेंसी है उसके हिसाब से वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। तो ये एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स, ये इनका बनना जो है इस किस्म की एक्सट्रीम ठंडे टेम्परेचर्स में उस उन हाई एनर्जी रेज की बायस मुमकिन होता है, कार्बन हम्म। मोनोऑक्साइड की हाइड्रेशन की वजह से। और फिर ये आपस में मिलके उसी उन्हीं वेरी पावरफुल रेज में, उन्हीं बहुत ताकतवर शुआओं में ये हम्म। शुगर्स बना सकते हैं। सही। और शुगर सिर्फ अच्छा, एक यही नहीं मिली। जी, जी गो जी अहेड। एक और सवाल, ज़िमनी सवाल है, लेकिन ये बहुत जी आता है साइंस की दुनिया पे जी। कि पानी कैसे बनता है, राइट? तो आई थिंक कि पानी भी कोई बेसिकली यही प्रोसेस है, राइट? कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आइटम हर जगह मौजूद हैं नेबुला में, और फिर वो अगर वो एनर्जी कहीं से उनको मिलती है कि वो आपस में बॉन्ड बना सकें, तो दैट्स हाउ दे मेक बॉन्ड्स। एग्जैक्टली exactly। और उसमें भी बुनियादी तौर पर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर ये चीजें जो मौजूद होंगी। तो ये नेबुलाज में तो इसी तरह वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हीं पर पानी के बनने का ये अमल होता है, जो बहुत हाई एनर्जी, अगेन एंडरगोनिक रिएक्शन जिसे कहते हैं, यानी हाई एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन है।
कि जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलके H2O बनाते हैं। यानी उसके लिए आपको सही। पहले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तोड़ने पड़ेंगे, फिर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल तोड़ना पड़ेगा, और दोनों फिर हम्म, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में मिलकर पानी सही। बनाते हैं जी। तो अच्छा, तो ये तो हो गया ए बायोजेनिक, यानी विदाउट इन्वॉल्विंग ए लाइफ फॉर्म हम्म, शुगर्स की इब्तिदा के कहाँ कहाँ मिली हैं। उसके अलावा रिसेंटली वो मैं डॉक्टर सलमान हमीद की एक वीडियो देख रहा था, मैं देख रहा था उसके, उससे अगर कोई चीज मैं अखज कर सकूं। फिर मैंने उसके बाद हम्म, आगे देखा कि रिसेंटली 1-2 साल पहले वो एक मिशन नासा का गया था एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड पे, जिसका नाम है एस्ट्रॉयड बेनू है। हम्म, वहां पर उन्हें भी शुगर्स भी मिली हैं, वहां पर उन्हें आरएनए के बेस, आरएनए और डीएनए की जो 5 बेसिस हैं जी। वो भी मिली न्यूक्लियोटाइड हैं। सारे मिले जी। हाँ, और खास तौर पे वो शुगर मिली है जो, जिसे राइबोज कहते हैं, जो आरएनए बनाने में इस्तेमाल होती है। हम्म, और उनको तकरीबन वहां पर 14 के करीब, यानी जमीन में जो जिंदगी 20 के करीब अमीनो एसिड इस्तेमाल करती है मुख्तलिफ प्रोटीन्स के बनाने में, उनमें से 14 जो सही। है वो वहां पे। सो सही। दैट वाज रियली फैसिनेटिंग। हम्म। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया आगाज कि कहाँ से ए बायोजेनिक कार जो है शुगर जो है कहाँ से आती है। अच्छा, सही। शुगर की केमिस्ट्री अगर आप देखें तो खास तौर पे मैंने अर्ज किया था कि शुगर उन बायोमोलिक्यूल, यानी बायोमोलिक्यूल जो टिपिकल पढ़ाए जाते हैं, वो एक तो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दूसरे लिपिड्स या फैट्स हैं, तीसरे प्रोटीन्स हैं, और चौथे न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिनमें डीएनए आरएनए हम्म, आ जाते हैं। हम्म, तो शुगर्स जो है ये इनके बनाने का, इनका जो स्टैंडर्ड तरीका बनाने का है वो ये है कि आपको कुछ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हम्म, वो बाज जानदारों में, जिनको हम पौधे या पौधे की किस्म के जानदार कहते हैं, हम्म, उनमें इस तरह के सिस्टम्स हैं, या उनमें इस तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शन सेटअप हुए हुए हैं, इस किस्म की एंजाइम बैटरीज या एंजाइम्स मौजूद हैं जो ये काम कर सकते हैं कि इफ दे आर गिवन हाई, लार्ज सम ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम हम्म, आउटसाइड, हम्म, दे कैन, वो इनपुट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पहले 3 कार्बन शुगर बनाते हैं, जिसे ग्लिसरॉल्डिहाइड कह लीजिए, और फिर उसके बाद उससे उससे जो है 6 कार्बन शुगर्स जैसे ग्लूकोज हो गया, फिर उसको उसकी फर्दर उसको फर्दर इस्तेमाल करके दूसरी शुगर्स बनाते सही। हैं। अच्छा, ये एक ये ये जो भी है जी, जरा वजाहत कर दें कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स ये एक ही चीज़ हैं या ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं? ये बिल्कुल एक ही चीज है, ये बिल्कुल एक एक ही ही चीज़ चीज है, है। मगर हम्म, शुगर से मुराद हम मीठी चीजें लेते हम्म, हैं आमतौर पे आम राइट। जुबान में। राइट। सारे कार्बोहाइड्रेट्स मीठे नहीं होते। हम्म, अच्छा, हम्म, शुगर की मिसाल, हम मिसालें थोड़ी सी शुगर की केमिस्ट्री देख लेते हैं। शुगर को एक तो उसके जो है ना बुनियादी वो मॉलिक्यूल जो बुनियादी बेसिक शुगर्स हैं, और जैसे ग्लूकोज हो गया जो 6 कार्बन पे मुश्तमिल होती है, हम्म, गैलेक्टेज हो गई जो जो वो भी 6 कार्बन पे मुश्तमिल होती है, फ्रुक्टोज हो गई वो भी 6 कार्बन पे मुश्तमिल होती है, राइबोज होगी 5 कार्बन पे मुश्तमिल होती है, डिऑक्सी राइबोज 5 कार्बन पे मुश्तमिल होती है, अरिथ्रोलोज, लिटरली शुगर्स की एक पहचान ये भी है कि कोई भी बायोकेमिकल कंपाउंड जिसके नाम के आखिर में OSE आए, हम्म, उसको आप शुगर समझ लीजिए। सही। ठीक। सही। अच्छा, अब ये जो हैं ये वो शुगर्स हैं जिनमें बड़ी मॉलिक्यूल्स बनाने की खूबी है। इनको इसलिए मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। हम्म, मोनो का मतलब एक, राइट। सैकेराइड का मतलब है शुगर यूनिट। अब सैकर का लफ्ज जो है वो शक्कर, देखें हम्म, उर्दू में राइट। इस्तेमाल होता है, यस। शुगर यस। अंग्रेजी में हम्म, इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह। सो मोनोसैकेराइड्स बेसिक, खुद बजाते खुद शुगर्स भी हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं बड़ी शुगर्स बनाने के लिए, यानी जो हम्म, जिन्हें आप फाइबर्स कहते हैं नेचर में, खुराक में सही। जिन्हें फाइबर्स कहते हैं, वो कम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं। अच्छा, ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ये दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर डाइसैकेराइड्स बनाती हैं। मिसाल के तौर पर एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलकर ये सुक्रोज बनाती हैं। और सुक्रोज ये वो चीनी है जो आप चाय में डालते हैं, कॉफी में डालते हैं, मीठे चावलों में डालते हैं, जो आम चीनी इस्तेमाल होती है। सही। ठीक है। हम्म, उसके अलावा अगर जो
दूध में पाई जाने वाली चीनी है उसको लैक्टोज कहते हैं। हम्म लैक्टोज भी बुनियादी तौर पर डाइसैकेराइड है। अगेन डाइसैकेराइड का मतलब है दो स्मॉलर शुगर यूनिट्स पे मुश्तमिल एक बड़ी शुगर। हम्म डाइसैकेराइड की लैक्टोज जो है, लैक्टोज में एक गैलेक्टोज है जो 6 कार्बन शुगर है, और एक ग्लूकोज है, कि दोनों के मिलने से कोवेलेंट बॉन्डिंग से जो, हम्म, जो है ना वो लैक्टोज बनती है जो दूध में पाई जाती है, वगैरह सही। वगैरह। अब जो कम्प्लेक्स शुगर्स हैं इन्हें फाइबर्स कहते हैं, जो जो खास तौर पे जो वो लोग जो जिनको मतलब आपको पता है खुराक में एक उम्र के बाद, बल्कि सारी उम्र में वो कहते हैं कि खुराक में फाइबर शामिल होना चाहिए। तो राइट। फाइबर असल में है क्या? फाइबर जिसको कहते हैं डॉक्टर, वो असल में है जिसको आप सेलुलोज कहते हैं। हम्म सेलुलोज बुनियादी तौर पर सैकड़ों हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाकर लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। हम्म और ये जो सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स हैं, यही बुनियादी तौर पर आपकी जो लकड़ी है उसकी असल, उसका जो है सब कुछ। सेलुलोज के अलावा उसमें सेलुलोपेक्टिन भी होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो जो पेक्टिन जो है वो भी बुनियादी तौर पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ही हैं, उन्हीं के ही पॉलीमर्स हैं। सही। सो सेलुलोज बुनियादी तौर पर ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है। और अभी सिर्फ ग्लूकोज को ले लें तो इसका वो पॉलीमरिक फॉर्म जो पौधों में एज ए स्टोर्ड शुगर के पाई जाती है, वो हम्म सेलुलोज नहीं है, वो है स्टार्च। सही। स्टार्च और सेलुलोज में फर्क यह है कि स्टार्च में भी इसी तरह ग्लूकोज जो है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन स्टार्च के मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए वो हम्म फाइबर्स बनाने के बजाय वो पाउडरी फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं आमतौर पे। ठीक सही। है। फिर और स्टार्च आपको पता है कि वो मेजर फॉर्म ऑफ शुगर है जो हम पौधों से हासिल करते हैं, मीठी शुगर। स्टार्च हरगिज मीठा नहीं होता। तो ये तमाम जो पॉलीसेकेराइड्स है मीठे नहीं होते जायके में। अच्छा, ये ठीक। मीठे इसलिए नहीं होते कि हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो जी। ग्लूकोज के इंडिविजुअल मॉड्यूल को मॉलिक्यूल को के साथ बाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल हैं इनके साथ फिर वो बाइंड नहीं करते, इसलिए फिर इनके वो साथ बाइंड नहीं मीठा कर नहीं होते। सकते। और ये जो बड़े मॉलिक्यूल बनाने की अपारेंटली इन जहाँ पौधों को एक वजह ये भी समझ में आती है कि दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म आइदर स्टोरेज हम्म या फिर ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए जो उन पौधों को, मसलन लकड़ी जो है वो पौधे अपने लिए बनाते हैं। अब किस लिए राइट। बनाते हैं? ताकि उनका तना जो है वो उनके हम्म पत्तों को, जो उनके फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स हैं, सूरज की सेमत में रखे। और सही। उसके लिए चूंकि पौधों ने तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होना, तो उनको एक हम्म बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चर की जरूरत है जो उनकी कैनोपी के को या पत्तों को सहारा दे सके। राइट तो राइट। सेलुलोज उस मकसद के लिए है। ठीक है। हम्म अब इसी तरह स्टार्च जो है वो एक तरह से पौधों की स्टोरेज शुगर है। पौधों ने खुद अपने ही एक्सेस शुगर जो ग्लूकोज बनाया होता है, अब उसको हम्म उन्होंने उन वक्तों के लिए जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही या सूरज की हम्म शुआओं की कमी है, मिसाल के तौर पे फॉल का सीजन है, विंटर का हम्म सीजन है, उसके लिए उन्होंने स्टोर किया होता है। या फिर अपने बीजों की तरसील के लिए, क्योंकि हम्म फल जो है, फल का आइडिया एक टिपिकल पौधे के लिए यही है कि वो फल और जानदार खाएंगे और हम्म, उससे उसके बीजों की तरसील होगी। अब उस सही। फल में शुगर जो है वो स्वीट फॉर्म में, यानी मोनोसेकेराइड फॉर्म में भी है, डाइसेकेराइड फॉर्म में भी है, और हम्म पॉलीसेकेराइड फॉर्म में, जैसे यानी स्टार्च की फॉर्म में भी है। ठीक है। तो सही। ये सारे यूजेस हैं। अब जानवरों में स्टोरेज शुगर जो है उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। हम्म तो आपने वो सुना ही होगा कि जो ब्लड शुगर के कंट्रोल में इंसुलिन जो काम करती है वो ये हम्म करती है, उसका एक काम ये होता है कि एक तो ये कि जब खुराक हजम हजम होकर आपकी इंसानों की जो अ, छोटी आंत का जो आखिरी हिस्सा है उसमें से जब शुगर एब्जॉर्ब होकर खून ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बनती है, हम्म तो उस वक्त पैंक्रियास से इंसुलिन निकल कर उसके मखसूस, और वो तमाम जिस्म के सेलों में खून के जरिए पहुंचती है और उनमें बाज किस्म की चैनल्स के सबको खोल दे का अमल करती है। उसके सही। इंसुलिन के बाद प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके वो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो शुगर को ब्लड स्ट्रीम से निकाल कर उन खुलियों में पहुंचाने का काम करते हैं। हम्म लेकिन सही। अगर ब्लड शुगर इतनी ज्यादा हो कि वो जिस्म की जरूरियात से, तमाम खुलियों की जरूरियात से ज्यादा हो, या एक मखसूस थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, तो वो हम्म शुगर स्टोर्ड फॉर्म में लिवर और आपके मसल सेल्स में
ग्लाइकोजन में तब्दील हो जाती है। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में एक का पॉलीसेकेराइड है, और ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर। हम्म, हम्म, ठीक है, और ये पौधों में नहीं पाई जाती ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जिस तरह स्टार्च जो है वो जानवरों में नहीं पाई जाती। हम्म, इंसान जानवरों के जिस्म जो है वो स्टार्च पैदा नहीं कर सकते, इस तरह पौधों के जिस्म जो है वो ग्लाइकोजन पैदा नहीं कर सकते, उनमें अच्छा, ये वो ग्लाइकोजन जो है ये भी एक तरह से समझ लीजिए कि बैंक अकाउंट है कि जब हमारी एनर्जी एग्जैक्टली। लो होने लगे तो ये फिर जी जी ग्लाइकोजन को तोड़ के फिर जी जी, इट्स रिवर ए इट्स एनर्जी ए देता है। शॉर्टर फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। सही। लॉन्ग टर्म फॉर्म तो आपको पता ही है ना कि वो हमारे जिस्म में जो भी खुराक बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत एक्सेसिव फूड हो, जो हमारे ये इन रिजर्वोयर्स को यानी मसल को और उसको फिल कर दे, तो वो जो है शुगर वो फिर आगे फैट में तब्दील हो जाती है। फैट बनती है, और वो राइट। फैट ड्रॉपलेट्स की सूरत में मखसूस सेल हैं जिनको एडिपोसाइट्स कहते हैं, उनमें स्टोर होकर हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में के इर्द गिर्द, या फिर जो बेली मसल्स हैं उनके इर्द गिर्द जो है स्किन के नीचे, राइट, जिसे राइट, बेली फैट कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो राइट। जाता है। जी। सही। तो ये मुख्तसर है अ, एक तरह से डाइजेस्टेड फॉर्म। अच्छा, अब जो देखें, जो आप हमारे जिस्मों में मोनोसेकेराइड्स को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है खून में, हम्म। पॉलीसेकेराइड्स को नहीं है। मिसाल के अच्छा, तौर पे सही। सेलुलोज हम हम्म, डाइजेस्ट कर नहीं सकते। हम्म, हम्म, पॉलीसेकेराइड कौन डाइजेस्ट कर सकते हैं? वो जानदार जो एक खास एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसको आप आप सेलुलेज कहते हैं। हम्म, अब एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, प्रोटीन है, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। अब वो एक छोटी सी बात जो हम कभी जब पढ़ाता था, मैं टॉपिक तो समझाया करता था कि आमतौर पर बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजी में अगर किसी केमिकल के नाम के आखिर में ASE आए तो एंजाइम हम्म, होगा। सही। जी, हाइड्रोलेज, काइनेज, सेलुलेज, इस तरह। तो ये हम्म, जो, अब वो एंजाइम कहाँ पाया जाता है? मखसूस बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है। अब वो सही। बैक्टीरिया आमतौर पे बहुत कौन से कॉमन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है? जितने भी रूमिनेंट्स हैं, जितने भी कैटल हैं, मिसाल के तौर पे गायें हो गई, भैंसें हो गई, बकरियां हो हम्म, गई, वगैरह वगैरह। उसके अलावा कहाँ पे? मखसूस हशरात में, जैसे ये जो है दीमक है। ठीक है, यप, उसमें यप। पाया जाता है। अब इसलिए दीमक, ये लकड़ी को खा के ये जी उसको बिल्कुल, क्योंकि लकड़ी जो है, प्रोसेस कर सकते एक हैं। दीमक की नजर से लकड़ी जो है वो एक तरह से उसे लगेगी जैसे ये कुकी हाउस है, यानी हम्म, उसके खाने के उसकी खुराक से बना हुआ घर है। सही, सही, क्योंकि वो सही। उसके लिए तो सब कुछ उसमें खुराक है, कुछ भी हम्म, नहीं। स्वाय मतलब लिग्निन, चाहे वो लकड़ी का हिस्सा होता है, वो एक और केमिकल होता है, वो उसका जायका थोड़ा बहुत खराब करता होगा, अदरवाइज इट्स ऑल शुगर फॉर इट, क्योंकि उसमें वो एंजाइम है। अब देखिए, जो जानवर हैं, खास तौर पे हमने सुना हुआ है बचपन से, अगर देखा नहीं हुआ तो सुना लाजमी वो होगा कि जो ये रूमिनेंट्स हैं, यानी गाय, भैंसें, बकरियां जब चरती हैं तो उसके बाद जुगाली करती हैं। जुगाली का मकसद ये है कि पहले ये बहुत सारा चर लेती हैं, वो इनके इनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मुख्तलिफ पॉकेट्स में बटा हुआ होता है, इन्हें स्टमक्स कह लें मुख्तलिफ किस्म के। सही। उनमें बार बार उनके इब्तदाई जो स्टमक है उसमें जो रूमेन है, उसमें ये खुराक भेजती हैं, चुबाई हुई, उसको फिर दोबारा उसको रीगर्जिटेट अपने मुंह में करके दोबारा मुंह में लाकर दोबारा जब उसको कुतरती हैं अपने दांतों से, दोबारा भिजवाती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब ये उनको उस यानी उसी सब्जी को या उस घास फूस को, या जो भी इनकी खुराक है, जब उसको इस तरह उसका उलट फेर करती हैं तो उसमें खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही होती हैं ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि वो बैक्टीरिया जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, उनमें मौजूद एंजाइम उनको उस जो है कि शुगर को, यानी सेलुलोज सही। को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। ठीक है। सही। तो ये मुख्तसर तो ये तो बात हो गई यहां तक। तो आपको कोई सवाल इस मामले में? जी, मेरा सवाल जो था वो था लैक्टोज के बारे में कि उसको आप मोनोसैकेराइड कहेंगे या पॉलीसैकेराइड डाइस कहेंगे, और फिर ये कि लैक्टोज जो है अच्छा। वो डाइसैकेराइड है, अच्छा, आई सी, वो यानी दो अलग से शुगर्स पे कैटेगरी। मुश्तमिल है। दो शुगर पे, अच्छा। गैलेक्टोज पे और ग्लूकोज पे मुश्तमिल जी। है, तो यानी उन इसमें दोनों के फिर ये बाहम। है कि कुछ लोग जैसे मैं हूँ, मैं दूध को हजम नहीं कर सकता, मुझे जी वो खास वो दूध लेना पड़ता है जो लैक्टोज फ्री होता है। जी तो लेकिन कुछ लोग जो है वो उनको कोई मसला नहीं होता, तो ये मतलब कोई जेनेटिक फर्क है? जी 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 जी। और ये यही वो फर्क है जिस, देखें,
वो एंजाइम जो हम सब में लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखता है, हम्म वो ज्यादातर ह्यूमन पॉपुलेशन में एक खास उम्र तक, बचपन की उम्र तक, जब तक इंसान जो है, इंसानी बच्चे जो हैं वो, या मैमल्स कह लीजिए, मैमल कहना हम्म चाहिए, हम्म क्योंकि तमाम मैमल दूध देते हैं और उनमें सही। लैक्टोज होता है। हम्म वो उस दूध, उस शुगर को डाइजेस्ट करने की सलाहियत उस एंजाइम की वजह से रखते हैं। तो वो हम्म एंजाइम एक खास उम्र तक, बच्चे की उम्र तक पैदा होता रहता है उन जानवर अच्छा सही। में। बाकियों में वो एंजाइम जो है वो शट डाउन हो जाता है। हम्म यानी ये नहीं होता कि उनमें लाजमन कोई म्यूटेशन ही हो, वो शट डाउन हो जाता है। कैसे हम्म शट डाउन हो जाता है? एपिजेनेटिक्स। सही। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिनमें शट डाउन हो जाता है उनको वो कैप्सूल लेना पड़ते हैं, या तो अगर उनके लिए कोई निस्बतन कम छोटा मोटा मसला हो, वरना फिर दे नीड टू टेक लैक्टोज फ्री मिल्क, जैसे हम्म आपने अपनी मिसाल दी। सही और सही। ये बहुत बड़ी वजह, और ये मेजर स्विच कि इंसानों की बड़ी आबादी ने दूध की शुगर को बड़ी उम्र में, यानी अब बचपन की उम्र में, शीरखारी की उम्र से बढ़कर आगे इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल कर ली। हम्म ये सबसे बड़ी वजह थी गायों और भैंसों की डोमेस्टिकेशन में। क्योंकि सही। हम गायों भैंसों की डोमेस्टिकेशन जो बुनियादी तौर पे एशिया में हुई है असल में सबसे पहले, हम्म जहां तक मुझे इल्म है, हो सकता है आप करेक्ट कर सकते हैं देखकर। यहाँ क्योंकि इस तरह इंसान जो था वो दो कामों के काबिल हो गया। एक तो ये कि उनके दूध को बतौर एनर्जी खुराक के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उनका हम्म गोश्त तो इस्तेमाल कर ही सकता था। सही तो ये बहुत अहम इंसान के लिए डेवलपमेंट थी कि उसने शीरखारी की उम्र के बाद भी लैक्टोज को जो है डाइजेस्ट सही। करना शुरू कर, उसकी अच्छा, सलाहियत एक है। और सवाल इसी से मुतालिक, कि आपने कहा था कि वो बच्चा जब शीरखारी की उम्र में होता है तो लैक्टोज पैदा होता है, सॉरी ये एंजाइम पैदा होता है, लैक्टेज, राइट। तो बाद में फिर ये उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है। तो ये जी। ट्रिगर जो होता है, ये वीनिंग होती है या ये एज रिलेटेड है इसका? बच्चा वीन हुआ या नहीं हुआ उससे कोई ताल्लुक नहीं इसका? वीन का मतलब बच्चे को जब दूध छुड़ाया जाता है। अ, जिन लोगों में ये बाद में टर्न ऑफ हो जाता है वो जीन, जी। उनमें मेरा ख्याल है कि इसका ताल्लुक वीनिंग से है, लेकिन अच्छा। मुझे सही पता नहीं है। ये अच्छा मैं सही। चेक करके बता सकता हूँ। मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक वीनिंग से है, कि जब वो माँ दूध छुड़ा देती है तो शायद उसके बाद से वो अंदर आता है। ये कुछ इस ये कुछ उस किस्म का, जहां तक मुझे इल्म है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह में जिन्हें ओपरॉन्स कहते हैं, कि वहां हम्म, मखसूस मेटाबॉलिक एंजाइम्स एक सीक्वेंस में होते हैं, और एक ही किस्म का रेगुलेटरी मैकेनिज्म उन सब को रेगुलेट करता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, बहुत दिलचस्प है। जो मतलब उनको मतलब ओपरॉन्स कहते हैं उन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को, जो सही। जिनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म बुनियादी तौर पर एक ही होता है। हम्म, शायद ये उस सही। तरह से उससे मिलती जुलती हुई चीज। तो ठीक। और कुछ बात, ये आगे चले? जी आगे चलते हैं, जी प्लीज गो ठीक अहेड। है। ठीक है, अच्छा, जी। अब जैसे मेरे ख्याल है, मुझे नहीं इल्म कि हमने इस मौजू पे पहले बात की थी, लेकिन शुगर जो है वो बाकी तमाम बायोमोलिक्यूल, जो खासतौर पे मोनोसैकेराइड्स हैं, यानी हम्म ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, हम्म गैलेक्टोज हो गया, वगैरह वगैरह, इन सब को रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। अच्छा सही। अब क्यों रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं बायोकेमिस्ट्री में? इसकी वजह ये सिंपली ये है कि दे हैव बीन लेवरेज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डोनेट देयर electrons, high energy electrons, हम्म, more quickly as compared to other, सही। other food materials। हम्म ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनकी इन हाई एनर्जी फूड से, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है, और हम्म, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये मोनोसेकेराइड जो है, जी। ये क्या वजह है कि हमारे जिस्मों के सिस्टम्स जो हैं इस शुगर को तोड़ने के लिए में बहुत ज्यादा कामयाब है? उसकी शायद, मेरे ख्याल है, प्राइमरी वजह शायद मेरी, जो मुझे जहन में समझ में आती है, वो ये है कि विद द एडवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी हम्म एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जब फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हुई है हम्म और शुगर्स एक्सेस में बनना शुरू हुई हैं,
तो वो हम्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो हम सबके एंसेस्टर्स थे और वगैरह वगैरह, हम्म। उनके लिए ये बायोमोलिक्यूल सबसे पहले अवेलेबल था। सही। और फोटोसिंथेसिस के साथ ना सिर्फ ये ग्लूकोज और ये शुगर्स बनी हैं, बल्कि उसके साथ द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल अवेलेबल इन नेचर, जो ऑक्सीजन गैस है, वो भी बनी हम्म। है। सही। तो ऑक्सीजन गैस और इन दोनों का, शुगर्स का राइज इकोसिस्टम्स में, इब्तदाई जमीन के इकोसिस्टम्स में, this हम्म। ultimately led to those metabolic pathways which uh, which relied heavily upon these types of molecules for to obtain energy. अब ये जो, जब मैंने कहा कि ये रिड्यूसिंग शुगर्स इन्हें कहते हैं, तो मैं रिडक्शन की तफसील बयान करनी थोड़ी सी। सही। नहीं, केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है जब किसी एटम से या मॉलिक्यूल से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ले लिए जाए, हम्म। सारे नहीं तो कुछ, एक आध, वगैरह वगैरह, इस हम्म। प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसके साथ एक और प्रोसेस होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से लेकर या एक मॉलिक्यूल से लेकर दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को दे दिए जाते हैं, हम्म। उसको रिडक्शन कहते हैं। यानी सही। रिडक्शन से मतलब यहां पर वो, जो जो डिक्शनरी में रिडक्शन का मतलब आमतौर होता है किसी चीज की कमी वाक़ हो, हम्म। तो यहाँ पे रिडक्शन का मतलब वो नहीं है। रिडक्शन का मतलब है किसी एटम या मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन वसूल करना, और ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी एटम या मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन्स देना। हम्म। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस चूंकि इकट्ठे होते हैं, इनके लिए एक टर्म है केमिस्ट्री में जिसको रीडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। सही। सही। ठीक है। अब मतलब एक वो मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ले वो रहा है, मिल के दोबारा दोनों जो है उस वो पूरे इसलिए रिएक्शन को रिडॉक्स। रीडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रिडॉक्स। सही। क्योंकि दे हैव टू, सही। क्योंकि अगर कोई लेने वाला है, तो कोई कोई चीज, तो उसको वही चीज कोई देने वाला भी तो है ना। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली तो अब राइट। रीडॉक्स रिएक्शंस जो हैं, दे आर द की रिएक्शंस हम्म। इन मेटाबॉलिक पाथवेज, जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है। सही। ठीक है। और ये क्रक्स है बुनियादी तौर पर। और इस ये फाइंडिंग जो है जिन लोगों ने की थी, और जिन लोगों ने वो मेटाबॉलिक पाथवेज की इब्तदाई, जो उनका खाका भी डिस्कवर किया था, उन हम्म। सबको नोबेल प्राइज मिला भाई। इट वाज सच ए की, मैं सही। उस मामले में भी गुफ्तगू थोड़ी सी करूंगा, क्योंकि वो दो तीन साइंटिस्ट जो हैं वो एक ही लैब से निकले थे, विच हम्म। टेल्स अस कि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी लैब ऐसा सेटअप हो, और वहां पे कोई बहुत अच्छा उस्ताद बैठा हो जो सिखाने वाला हो, तो हम्म। कितना साइंस कितनी तरक्की कर सकती है। सही। तो सही। यहाँ अच्छा, पर, एक छोटा सा सवाल। जी जी, बिल्कुल। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले ये ऑक्सीजन में ही ये दरियाफ्त हुआ था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एक्सक्यूज मी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा जी जी जी, इसीलिए इसे फाल है। ऑक्सीडेशन कहते हैं। जी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। ये चीज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात है, ये तो हमारे वो लाइनस पॉलिंग है, आपका एलए का जो, यूसीएलए का, मेरे ख्याल में बड़ा मशहूर बायोकेमिस्ट है, जिसको दो फील्ड्स में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अमन का भी मिला हुआ है और केमिस्ट्री का भी मिला हुआ है। आई ये सी। टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की उसकी इजाद करता है, लेकिन द वर्ड ऑक्सीडेशन आई थिंक डेफिनेटली कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है, सही। वो सही। रिसीव सही। कर लेती है उससे। तो इनको शुगर्स को, कमिंग बैक टू शुगर्स, शुगर्स को रिड्यूसिंग शुगर्स इसलिए कहते हैं, खासतौर पे ये मोनोसैकेराइड्स जो हैं, मसलन ग्लूकोज हो गया, मसलन ये जो है फ्रुक्टोज हो गया, वगैरह वगैरह, ये, इनको रिड्यूसिंग शुगर्स इसलिए कहते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत रखती हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स? विच आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। अगेन जाहिर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी ऐसे हम्म। इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हाई एनर्जी होंगे। ठीक। अच्छा, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के तरीके, एक तो ए बायोजेनिक है, यानी एक तो वो तरीका है ना जो हम, जिसके लिए हमें जिंदा अशिया की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर, ये जो है क्या नाम है, लकड़ी जो है, मैंने जैसे अर्ज किया कि ग्लूकोज के मोनोमर्स से मिलकर सेलुलोज बनता हम्म। है। हम्म। सेलुलोज को अगर आग लगाएं, ठीक है, सही। तो हम्म।
आपको पता है कि वो आग लग वो जलना शुरू हो जाएगा, उससे रोशनी हम्म। निकलेगी, उससे गर्मी निकलेगी। और ये आग की डिस्कवरी जो है ये इंसान की तारीख में बहुत अहमियत रखती है। राइट। इससे राइट। इंसान ने खुराक को एक खास तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये नहीं, अब अपने लिए बीमारियों का मतलब खुराक जो थी ज्यादा डाइजेस्टेबल बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हम्म। हम्म। अब ये इस प्रोसेस को कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं, कि हम्म। ऑक्सीजन जो है वो इन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना रही है। सही। ठीक, बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है फाइनल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, उस और वो तरीका जो है स्टेप बाय स्टेप मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसको हम्म। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सही। एरोबिक इसलिए कि उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, हम्म। सेलुलर इसलिए कि वो हर खुलिये में होता है, हम्म। रेस्पिरेशन इसलिए कि उसमें एक गैस इस्तेमाल हो रही है, कौन सी गैस, ऑक्सीजन, और एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। सही। ठीक, तो ये मेजर मेटाबॉलिक पाथवे है जो तमाम जानवरों और तमाम पौधों में पाया जाता है। सही। बहुत थोड़ी तब्दीलियों के साथ। वो बात आप कर रहे थे ना कि हम कल बात कर रहे थे कि ये जो है ये केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म जो है ये तो इंडिपेंडेंटली भी इवॉल्व हो सकता है वगैरह वगैरह, तो उसकी भी हम्म। हम देख लेते हैं कि कितना इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ ये तमाम के तमाम ये जो ये बुनियादी तौर पे यूं समझ लीजिए कि नाम एक छतरी है, इसके अंडर तीन बुनियादी तौर, तीन किस्म के मेजर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो टेक प्लेस करते हैं। हम्म। तो फर्ज कीजिए कि आपने खाना खाया, उसके बाद वो खाना डाइजेस्ट हुआ, हम्म। अल्टीमेटली इन द लेटर पार्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन वो खा उसमें से जो शुगर्स थी वो ग्लूकोज की सूरत में जो इंटेस्टिनल सेल थे उनसे उन्होंने एब्जॉर्ब की अपने अंदर, और हम्म। उनसे एब्जॉर्ब होकर वो खून में गई, और खून से वो जो है वो मखसूस प्रोटीन चैनल्स के जरिए हर पर्टिकुलर खून हर खुलिये तक पहुंचा, हम्म। और हर खुलिये से में मखसूस प्रोटीन चैनल जिनको ग्लू ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, GLU ट्रांसपोर्टर्स, ये कुछ और हम्म। प्रोटीन होती हैं, उनके जरिए सही। वो शुगर जो है वो हर खुलिये के अंदर चली गई। यानी हम्म। जब वो ग्लूकोज जो है, लेट्स अज्यूम ग्लूकोज हर खुलिये के अंदर चला गया। सही। अब एक खुलिये में जाने के बाद जो ग्लूकोज है इमीडिएटली जरूरी है कि उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हो जाए, क्योंकि हम्म। जिस रास्ते से वो ग्लूकोज अंदर आया है उस रास्ते से वो बाहर भी जा सकता है। सही। ठीक, एक बार उसके साथ फॉस्फेट अटैच हो गया तो अब वो ट्रैप हो गया इसके अंदर। अब हम्म। आमतौर पर एक खुलिये के अंदर या बाहर जाने वाली चीजें जो हैं उनके आने और जाने के कुछ बुनियादी उसूल हैं। ठीक है, और हम्म। वो असूल बुनियादी तौर पर डिफ्यूजन पर बेस्ड करते हैं। हम्म। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है कि जिसमें केमिकल्स जो हैं एक लिक्विड एनवायरनमेंट में या एक फ्लूइड एनवायरनमेंट में हायर कंसंट्रेशन से हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की हम्म। तरफ मूव करते हैं। सही। ठीक है, ये हमें हम्म। डिफ्यूजन का पता है, हमने मेरे ख्याल है मिडिल स्कूल से शायद बिल्कुल स्कूलों में जी। पढ़ाया जाता है। जी जी, लेकिन लिक्विड क्योंकि में हर गैस में, हाँ जी, खुली ये तो अक्सर अक्सर पढ़ते हैं। जी जी। जी जी जी, हर खुलिये के इर्द गिर्द चूंकि वो एक झिल्ली सी होती है 3 डायमेंशनल, जो जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ये जो ऑलिव ऑयल से थोड़ा सा सख्त समझ लीजिए, जिसको आप हम्म। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो मेरे तरफ फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स से बनी हुई होती है। सही। उनमें बाज प्रोटीन्स होती हैं बाज जो ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो वाटर सॉल्युबल हो और हम्म। बड़े हो उनको क्रॉस करने में मदद देती है। सही। क्रॉस का मतलब है वो बाहर से अंदर आ सकते हैं या अंदर से बाहर जा सकते हैं। हम्म। तो शुगर जो है ये GLU चैनल्स के जरिए, प्रोटीन्स के जरिए या कुछ और प्रोटीन्स हैं उनके जरिए ये खुली के अंदर आ गया। अब तो खुली इस के अंदर प्रोसेस में फिर इंसुलिन का क्या कैरेक्टर है? इंसुलिन बुनियादी तौर पर अपने ऐसे रिसेप्टर्स या ऐसी प्रोटीन से बाइंड करता है जो इन GLU चैनल्स को खोल देती है। अच्छा, सही। जी, वो इनके साथ इंटरेक्ट करके GLU, हम्म। GLU 1 2 3 4 ये मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स हैं जो बुनियादी हम्म। तौर पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है। हम्म। इंसुलिन स्टिमुलेट करती है, इंसुलिन की बाइंडिंग अपने सेलुलर रिसेप्टर पर जो उन रास्तों को खोल देती है जिससे
ग्लूकोज जो है वो खुलिये के अंदर दाखिल हो गया। आई सी अच्छा, आई खुलिये के सी। अंदर आ गया। उसके बाद जो उसके पहला मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे पहली स्टेज है, हम्म वो ये है कि उस ग्लूकोज ने 10 सीक्वेंशियल केमिकल रिएक्शंस, जिनमें हर केमिकल रिएक्शन को एक मखसूस एंजाइम कंट्रोल कर रहा है, हम्म। उसके जरिए उस ग्लूकोज, आपको पता 6 कार्बन की शुगर है, राइट। अल्टीमेटली उसने 2-3 कार्बन की शुगर्स में तब्दील होना है। हम्म 2-3 कार्बन की शुगर्स को पायरुवेट्स कहते हैं, हम्म। पायरुविक एसिड या पायरुवेट्स। सही। ठीक। पायरुवेट्स बुनियादी तौर पर यानी यानी ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। इट रिक्वायर्स 10 sequential steps. हम्म Every step literally is catalyzed by a highly specific enzyme. और हम्म। उसमें बाज एंजाइम ऐसे की एंजाइम है कि जिनकी डेफिशिएंसी सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और ये जो पहला स्टेज है जिसको मैंने कहा है, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब, ग्लाइको का मतलब है शुगर या ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। यानी 6 कार्बन की शुगर, ये ग्लूकोज जो है वो 3 कार्बन के दो, यानी पायरुवेट्स के 2 मॉलिक्यूल में तब्दील हो गया। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स में भी ऐसे ही होता है? ये यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में होता है। अच्छा, दोनों में होता है। दोनों में होता है। इनमें बाज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बाज रिएक्शन की डिटेल तो फर्क हो सकती है, बाज हम्म। एंजाइम्स का नेचर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, हम्म। अदरवाइज द एंड प्रोडक्ट इज लिटरली द सेम। सही। ठीक है। और ये सिर्फ मैं जानवरों की बात नहीं कर रहा, यही कुछ पौधों में भी होता है, यही कुछ यीस्ट में भी होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम्म। अच्छा, अब ये जो पहले 10 रिएक्शन जिनको हमने ग्लाइकोलिसिस का नाम दिया है, हम्म। इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, सही। इसलिए ये ऐसे जानदार या ऐसे बैक्टीरिया में भी हो सकता है कि जिनमें जो जिन जिन जो बुनियादी तौर पर जिनमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म लिटरली यहीं तक, बेसिक मेटाबॉलिज्म यहीं तक होता है, क्योंकि हम्म ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक ग्लूकोज के टूटने से 2 एटीपी बनते हैं। सही। ये नेट रेट है 2 एटीपी। और एटीपी है वो जो फिर जो एनर्जी बॉडी जो में कहीं एनर्जी भी एनर्जी के लिए जरूरत है। एक एनर्जी करेंसी है ना सेल की, राइट। राइट। जो लिटरली आपके जिस्म में जहां जहां एनर्जी की जरूरत है, स्वाय प्रोटीन फॉर्मेशन में और बाद और की हम्म। रिएक्शंस के, जहां जहां आपके जिस्म में एनर्जी की जरूरत है, जिसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड के जो मसल्स हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली कंज्यूमिंग एटीपी। मेरा दिल राइट। जो धड़क रहा है, दिल का हर रेशा जो धड़क रहा है, इट्स कॉन्स्टेंटली कंज्यूमिंग एटीपी। मैं हम्म। सो रहा हूं या जाग रहा हूं, मेरे दिमाग का हर खुलिया जो है वो एटीपी इस्तेमाल कर रहा है, सही। वगैरह वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ हम्म मुख्तसर। अच्छा, अब ग्लाइकोलाइसिस हो गया। उसके बाद जो पायरुवेट्स, जो 2-3 कार्बन शुगर्स बनती हैं, हम्म दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म जिसको एसिटिल कोए कहते हैं, एक और केमिकल कहते हैं, हम्म ताकि वो फिर ताकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया हम्म। में हम जानते हैं कि ऑर्गेनेल्स हैं, और सही। इनको आमतौर पे अंग्रेजी में तो वो हाई स्कूल लेवल पे कहते हैं पावर हाउसेज ऑफ सेल। यानी राइट राइट राइट। बाकी शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है, जहां पे ज्यादा एटीपी बनेंगे, मैक्सिमम एटीपी हम्म बनेंगे, हम्म। वो बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी सही। शुगर के तोड़ने का मकसद ये है, कमिंग बैक, सॉरी मैं शुरू में बयान कर देना चाहिए था, कि फिजिक्स का जो लॉ है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम्म उसके मुताबिक एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट, सॉरी, फर्स्ट लॉ है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर क्रिएट नहीं हो रही तो फिर क्या कर रहे हैं हम? सेकंड लॉ डिफाइन ये करता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि हम्म। एनर्जी कैन चेंज फॉर्म्स। राइट। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम अ यूजलेस फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मोर यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हम्म हम्म और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये भी बताता है, एंट्रोपी के रूल्स के मुताबिक, कि ये जो कन्वर्जन है एक फॉर्म से दूसरी में, ये कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होती। हम्म। सो एवरी सॉर्ट ऑफ एनर्जी फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज टू parts broadly, one which is useful, the other which is useless. Yep. The useful form of energy would be converted. हम्म तो आपका पर्पस ग्लूकोज को इस्तेमाल करने का
ये है कि बुनियादी तौर पर आप ग्लूकोज में जो केमिकल एनर्जी उसके बॉन्ड्स या उसके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद है, हम्म। उससे आप एटीपी बनाना चाहते हैं। और अच्छा। एटीपी जिन जिन केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी की जरूरत है, एटीपी उनमें खुद टूट कर, खुद इन्वॉल्व होकर उन रिएक्शंस को एनर्जेटिकली फेवरेबल बना देते हैं, यानी उनकी उनका रास्ता आसान कर। सही। हम्म। ठीक। अच्छा, अब ये ग्लाइकोलिसिस तो पहली स्टेज हो गई। उसके बाद अगला एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसमें वो पायरुवेट्स जो 3 कार्बन शुगर्स हैं, दे हम्म। इंगेज इन ए साइक्लिकल रिएक्शन, वी कॉल इट क्रेब्स साइकिल, हम्म। जिसमें अल्टीमेटली ग्लूकोज की सारी कार्बन्स जो है दे गेट कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, सारी ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती आई है, सी, आई सी। कमोबिश। ओके। यानी हम्म। नथिंग इज लेफ्ट ऑफ ओरिजिनल ग्लूकोज once it enters the second phase of cellular respiration inside mitochondria, except for its high energy electrons and hydrogen ions. इंटरेस्टिंग। अच्छा, ठीक है। सही। लेकिन यहां पर आपको ये दूसरी स्टेज से ऑनवर्ड आपको ऑक्सीजन गैस की जरूरत हम्म। है। एंड ऑल्सो इट इज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दिस सेकंड स्टेज जो है, ये वो स्टेज है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। यही वो सही। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल कर रहे हैं। यानी हर खुलिया ग्लूकोज को तोड़कर अपने लिए एटीपी बनाने का खुद जिम्मेदार है। हम्म। और जैसे कि शायद आपसे बात हुई थी कभी या कभी नहीं हुई वो बात, कि unlike all the vehicles that we use, all those automatic systems that we make in which जिसमें आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हम्म। ह्यूमन मेड सिस्टम्स जो हैं उनमें एनर्जी का एक सेंटर है, एक कोर है। वो या तो बैटरी होगी, या आप उसे किसी पावर सप्लाई से एनर्जी दे रहे हैं, या या फिर वो अगर, पेट्रोल वगैरह होगा। हाँ हाँ, ये मतलब, और मतलब गाड़ी में भी एक इंजन है। हम्म। इंजन में कंट्रोल्ड कंबस्शन के जरिए आप हवा को गर्म करके आप लिटरली पूरे सिस्टम को मूव राइट। कर रहे हैं। राइट। आपके जिस्म में कोई ऐसा मामला नहीं है। लिविंग हम्म। ऑर्गेनिजम्स में, खासतौर पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, दिस इज अनदर एविडेंस कि जिंदगी जो है वो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल सेल। हम्म। क्योंकि जो 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 अभी भी आपके जिस्मों का जो एनर्जी यूजेज का डिजाइन है वो सिर्फ अभी भी सिंगल सेल बेस्ड है। हम्म। आपके जिस्म में कोई सेंट्रल एनर्जी जनरेटिंग मैकेनिज्म नहीं है। सही। Every cell has to cater for itself to convert the energy stored in glucose into ATP। ठीक। अच्छा, अब कमिंग बैक टू दैट। अच्छा, अब जो मेटाबॉलिज्म के और, अच्छा, अब ये जो है इसमें जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जहां जहां उन पायरुवेट्स के टूटने से आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, वो आगे ट्रांसफर हम्म। किसको हो रहे हैं? उसके लिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो सारे मेटाबॉलिज्म में, खा वो पौधों में है, जानवरों में है। उन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का कुछ ना कुछ नेचर तो मुख्तलिफ हो सकता है, बट दे आर हम्म। एक्सट्रीमली सिमिलर। आपके जिस्म में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ग्लूकोज के टूटने से जनरेट हो रहे हैं, उनको, वो सब के सब उनकी बेसिक जो है ना, ये जो विटामिन B12 की बाज फॉर्म्स हैं जो हम खाते हैं, जो अल्टीमेटली हमारे जिस्म में उन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को रिप्लेनिश करने का बायस बनती है। सो अच्छा, दैट्स सही। वन ऑफ द रीजंस सही। व्हाई वी ईट, और व्हाई डू वी नीड टू टेक इन विटामिन B, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ राइबोफ्लेविन हो गए, फ्लेविन हो गया, हम्म। इस तरह के, और जो है फोलिक एसिड हो गए, ये सब जो है इनकी बहुत अहमियत है, क्योंकि ये बाज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जनरेट करते हैं। उन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के जरिए वो इलेक्ट्रॉन्स आखिरकार माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स में उन प्रोटीन्स तक पहुंचते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, जहां हम्म। पे सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉन की एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन, दूसरी प्रोटीन से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इस इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के दौरान हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बनता है। वो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट जो है वो एटीपी सिंथेज, अब बात कर रहे थे, जी जी। उसके एटीपी सिंथेज उस हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट को इस्तेमाल करके एटीपी बनाता है। और हम्म। वो इलेक्ट्रॉन्स जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे, वो अल्टीमेटली दे लूज मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी एंड दे आर हैंडेड ओवर टू ऑक्सीजन गैस,
हम्म, ऑक्सीजन बीइंग द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ऑक्सीजन गैस वो रिएक्ट हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाती है। सही। वो मैंने आपसे शायद जिक्र किया था पहले भी, वो जिंदगी की मैंने तारीफ पढ़ी थी कहीं कि लाइफ इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन लुकिंग फॉर रेस्टिंग प्लेस, राइट? एग्जैक्टली exactly. और ये जो है, जो क्या नाम है, तमाम पौधों और जानवरों में जो रेस्टिंग प्लेस है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, हमने राइट। जो मरीख वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि वहां पे जो लाइफ फॉर्म थी, वहां पे चूंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पे हम्म, रेस्टिंग प्लेस जो था वो आयरन था। हम्म, उन्हीं जो रेस्पिरेटरी चेन्स से जो इलेक्ट्रॉन्स आए, तो दे एक्चुअली रिड्यूस्ड Fe+3 molecule into Fe2 molecule, which combined with sulfides and nitrates and so on and so forth to make those specific minerals जो वहां पे पाई गई। सही। और इसी तरह जो आपकी मेथेन बनती है जमीन में, मेथेन यानी जो 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 वो गैस जो हम कुकिंग गैस जो हम कुकिंग जी जी। रेंजेस में इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, हम्म, वो उनका जो बायोजीनिक ओरिजिन है, उसमें भी बाज आर्क या सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो आई सी। कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करके उसे मेथेन में कन्वर्ट करते हैं। हम्म, हम्म, सो ऑक्सीजन, तमाम जितने भी आपको जानदार नजर आ रहे हैं, उन सब में ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड्स। सो सही। ये बुनियादी तौर पर मैकेनिज्म है। मतलब वैसे तो ये इसकी बहुत सारी डिटेल्स है। अच्छा, यहां पर मैं सिर्फ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये जो अच्छा, इसमें जो ये जो आखिरी स्टेज है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसका मैंने कहा था, जिसमें एटीपी सिंथेस इस्तेमाल होता है, हम्म, उन एटीपी सिंथेज की वजह से अगर हम एटीपी ऐड करना शुरू करें ना, कि इस पूरे मेटाबॉलिज्म में, यानी एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में, जी। टोटल एटीपी कितने बनते हैं ग्लूकोज के बनने से, हम्म, तो मोर देन 30 एटीपीज आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम अ सिंगल ग्लूकोज, ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ दो बन रहे थे? ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ दो बन रहे हैं, दो राइट। या चार बनते हैं सिर्फ उधर क्या नाम है, जो है क्या, क्रेब्स साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल में। और बाकी सारे के सारे, यानी टोटल जो है वो 36 या 38 के करीब, डिपेंडिंग, वेरी करता है, 36 या 38 के करीब एटीपी बनते हैं फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगती है कि अब ये सब कुछ जो हो रहा है, ये एक जो यूकैरियोटिक खलिया है, वो भी आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इंसानी आंख से नहीं देख सकते। उसमें आगे माइटोकॉन्ड्रिया है जो उससे भी सैकड़ों गुना छोटा है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। उसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन में ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, और इंडिविजुअल जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, उस लेवल पे ये सब काम हो रहा है। लेकिन ये साइंसदानों की इंजेन्युइटी है कि उन्होंने यू नो टाइम लगा के, मेहनत करके, सोच के कि इसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें। समहाउ दे हैव फिगर्ड आउट, इतना जो पेचीदा सिस्टम है, समहाउ दे हैव फिगर्ड आउट कि कैसे हो रहा जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सिर्फ ये सिर्फ यहाँ आप साइंसदानों को थोड़े से बात कर लेते हैं। है। ये जो क्रेब्स साइकिल, सो जर्मनी के जो मशहूर बायोकेमिस्ट्स हैं, उनमें जी। तीन बायोकेमिस्ट्स बहुत, यानी जो ये बायोकेमिस्ट्री की हिस्ट्री के तीन बहुत वेल नोन बायोकेमिस्ट्स हैं। जी। एक थे ऑटो वारबर्ग। हम्म, ऑटो वारबर्ग वाज अ वेरी फेमस डॉक्टर, और उसने उसके अपना उसका एक इंस्टीट्यूट था जो गवर्नमेंट, जिसका वो हेड था। हम्म, और उसने बुनियादी तौर पे इस किस्म की टेक्निक्स, लेबोरेटरी टेक्निक्स इजाद, यानी अब खुद बनाई थी, और अब ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प से, और बाकी जो और जो पॉसिबल मुमकिन जराए थे, सही। जिसमें वो चीज़ों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या उनकी ऑक्सीडेशन जो था डिटेक्ट कर सकता था। ठीक। ऑटो वारबर्ग को नोबेल प्राइज मिला था। सही। ऑटो वारबर्ग की जो की डिस्कवरी जो आज तक हमारे साथ है, वो ये है कि लिटरली जितने भी ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स, हम्म, हम्म, ठीक है, उनमें जो बुनियादी शुगर का मेटाबॉलिज्म है, इट डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन।
अच्छा, It only goes एनारोबिक होता है वो। anaerobic होता है, it goes only, it finishes up glycolysis। पहले 10 रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद जो पायरुवेट्स जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी वो दे डोंट गो इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कंप्लीटली बाईपास्ड। आई सी, आई सी, आई सी। those pyruvates are converted into fermentation products. And which fermentation product? Lactic acid आई सी, और आई सी। lactates, राइट। सो ये एक सिग्नेचर डिस्कवरी है जो उसने की थी। अच्छा, उसकी लैब में दो बंदे पोस्ट डॉक करने के लिए या अपना काम करने के लिए आए। एक का नाम था हांस क्रेब और दूसरे का नाम था ऑटो मायरहॉफ। अच्छा, सही। हांस क्रेब्स ने क्रेब्स साइकिल डिस्कवर किया और मायरहॉफ ने ग्लाइकोलिसिस के एक और बंदे के साथ जिसका नाम था एमडन। और सो ग्लाइकोलिसिस के जो बहुत से की स्टेप्स हैं बुनियादी तौर पर वो मायरहॉफ की इंटरेस्टिंग, मदद से। इंटरेस्टिंग, तो ओके। लिटरली इसमें जो पहले दो हैं, आप अल्लाह भला करे, जो ग्लाइकोलिसिस है और क्रेब्स साइकिल जो है, ये बुनियादी तौर पर मायरहॉफ के सॉरी उसके वारबर्ग के स्टूडेंट्स की, और इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। सही, तो सही। मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैं जब कील यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया तो जो हमारा बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट था उसके ऊपर एक बड़ी तख्ती लगी हुई थी, मायरहॉफ हाउस। आई सी। तो मैंने अंदर जाके पूछा, प्रोफेसर से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा ये वही मायरबर्ग हॉफ है जिसका हमने सबने कैनोनिकल जिसका नाम सुना, तो उसने कहा ये वही है। तो वो बड़ी अजीब दिलचस्प। तो खैर उस वक्त मुझे याद है कि जब अच्छा, अब एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये कि ये चीज, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो हमने जिसका आखिर में मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन में रोल पड़ा है इस एरोबिक सेल में, जी। इससे मिलती जुलती इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इससे इंतहाई मिलता जुलता एटीपी सिंथेज प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग। एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। So apparently that setup was established at that time as well. और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो आपको पता ही है ना कि जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है जिसके जी। बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं, उसके मुताबिक बोथ माइटोकॉन्ड्रिया आर एक्चुअली डिसेंडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिनको अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया कहते हैं। यानी हम अपने जिस्म में शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए उन एंडोजिनस बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट हैं जो एक ऑर्गेनेल की सूरत में, जिनको अब हम जी, माइटोकॉन्ड्रिया एक तो कहते अलग से हमारा माइक्रोबायोम है जिसमें बहुत से बैक्टीरिया हैं जो हैं। जी 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 वैसे हमारे जिस्म में, हमारे आंतों में, हमारे जी जी जी। स्किन पे, हर जगह। तो वो माइक्रोबायोम अलग है। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज के जो एंडोसिम्बियोटिक हैं, जो हमारे खलियों के अंदर हैं, जो किसी जमाने में, माजी में इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया थे, बट नाउ दे आर पार्ट ऑफ आर सेल, सेल्स दे पार्ट ऑफ एज एवरी एज सेल, ऑर्गेनेल। और राइट। दे पार्ट ऑफ एवरी सेल। और दिलचस्प, खैर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी एक और दिलचस्प बात हो सकता है, आपने पहले भी सुनी हो, बता देता हूं मैं। लेकिन यही हाल जो है पौधों में क्लोरोप्लास्ट का है। क्लोरोप्लास्ट आर एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया which started living, or a particular cyanobacterium started living inside an organism which already had mitochondria. So that was again a kind of endosymbiosis, a process of endosymbiosis. सही, So, सही। और इसके लिए उन्होंने, क्योंकि ऐसे इस किस्म के ऑर्गेनेल्स को प्लास्टिड्स कहते हैं जिसमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है वो परमानेंटली किसी खुलिये का हिस्सा बन जाए। और सही। ये दोनों प्लास्टिड्स में जो है क्या उसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर इनके अपने जीनोम है, अपना डीएनए, और इनके अंदर इनके अपने राइबोसोम्स, सही। यानी प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी भी इनकी अपनी है। और इन्होंने बहुत सारे अपने जीन्स जो हैं वो लूज कर दिए हैं, जो सेंट्रल मॉलिक्यूल यानी सेंट्रल जो सेल है, यानी जिस सेल के अंदर ये पाए जाते हैं, उसके डीएनए को। अच्छा, आपने अभी राइबोसोम का जिक्र किया था, इसका मतलब ये कि राइबोसोम इज ओल्डर देन ऑल ऑफ दीज। जी, वो हर किस्म के जो एंशियंट बैक्टीरिया है उनमें राइबोसोम पाया जाता वाज है। जी। द probably the earliest version of an organelle
अच्छा। which and it is a non-membrane bound organelle. It's not bound by a phospholipid membrane. ठीक है। और उसी की बेस पे, जैसे कि मेरे ख्याल है हमने शायद इस मौजूद पे कभी पहले बात नहीं की, कभी करनी चाहिए हमें, राइबोसोमल कंपैरिजंस की बिना पर तमाम जानदारों को बुनियादी तौर पर तीन बड़े डोमेन्स में, यानी क्लासिफिकेशन के तीन बड़े डोमेन्स में डिवाइड किया हम्म गया है। हम्म हम्म एक को तो एक को तो कहते हैं आर्किया। ये जी। आर्किया पहले बैक्टीरिया समझे जाते थे, बाद में इनको अलग कर दिया गया। हम्म दूसरे जो है वो है बैक्टीरिया। हम्म और तीसरे हैं यूकेरिया। right, यूकेरिया आर बिलीव टू बी एन ऑफ शूट ऑफ आर्किया। हम्म एक आर्कियल सेल के अंदर एंडोसिम्बायोसिस हुआ एक बैक्टीरिया का, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम का। सही। और वो उन्होंने भी रीसेंट डिस्कवरीज में उन्हें बाज एसगार्ड बैक्टीरिया आर्किया मिले हैं, बाज इस किस्म के आर्किया मिले हैं, इस किस्म के मिले हैं खुलिए, कि जिनके प्रोसेसेस हैं और अपारेंटली उनके लिए एंडोसिम्बायोसिस शायद आसान होता हो। तो सही। ये उससे। अच्छा, दूसरी मैं जो बात करने लगा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि नहीं देखेंगे एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं जो अब ऑर्गेनेल हम्म बन चुके हैं। हम्म कि जब आ, किसी भी मैमल की पैदाइश होती है तो हम तमाम मैमल्स इंक्लूडिंग अस, वी आर एक्चुअली वी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हम हमारी इब्तदा जो है एक फर्टिलाइज्ड एग सेल से हुई, अपनी सही। वालदा के बतन से। सही। अच्छा, जो ही स्पर्म जो है वो फ्यूज करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान एग सेल से, हम्म उसके कुछ अरसे के दौरान वो माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म सेल लेके आ रहा है हम्म वो सिस्टमेटिकली सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। सही एंड इंटरेस्टिंग। द ओनली वही माइटोकॉन्ड्रिया बाकी बच जाते हैं जो माँ की तरफ से, यानी एग सेल की तरफ से। सही। यानी मुझ में, आप में, तमाम जानदारों में जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो और जिनका जो जिनका रिप्रोडक्टिव, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व, उन सब में जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो बुनियादी तौर पे हमारी वालदा की तरफ से है। सही। तभी वो कॉन्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रियल ईव का, हम्म यानी वो माइटोकॉन्ड्रियल हवा का, यानी वो हमें हम्म बताता है कि हमारी जो खवातीन की लीनिएज में जो हमारी वालदा दर वालदा दर वालदा हम्म जो है, उसका इस तरह पता लगाया जा सकता है, खासतौर पर माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के फर्दर एनालिसिस और सही। कंपैरिजन। अच्छा, ये जो चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा फीमेल से आता है, इज इट यूनिवर्सल इन ऑल मल्टीसेलुलर, या ये भी कुछ जानवरों में मुख्तलिफ है? ये टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग ये मैमल्स में है। अच्छा, मैमल्स में ही। आई सी। मैमल्स में। आई सी। मैंने कभी, वैसे ये आपका अच्छा सवाल है, मैंने चेक नहीं किया कि बाकियों में क्या है, लेकिन जहां तक मुझे इल्म है कि मैमल्स में ही है, इंसानों सही। में तो डेफिनेटली है। राइट राइट राइट। क्योंकि अब चूहों में भी ये है, चूहों में भी पिछले दिनों उन्होंने ये किया था कि टेस्ट करने के लिए उन्होंने, दे डिड नॉट अलाउ, दे नॉक डाउन द सिस्टम्स जो स्पर्म, चूहों के स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फर्टिलाइज्ड एग सेल में जो डिस्ट्रॉय कर सके। हम्म तो ऐसे जो आगे जो जब डेवलप हुए वो चूहे, तो उनमें बहुत हम्म सारे कंजेनिटल डिफेक्ट्स थे। हम्म सो इट इज इन द इन फेवर ऑफ फ्यूचर जनरेशन के, जाहिर है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सबके सब एक ही पेरेंट्स से आए, और खासतौर पे माँ की तरफ से। राइट राइट राइट। जी मैं निक लेन की एक किताब पढ़ रहा था, उसका नाम शायद है पावर सेक्स एंड सुइसाइड, इस किस्म जी का जी कुछ जी वो जी नाम है उसकी जी किताब जी का। जी तो उसमें ये सब चीज़ें काफ़ी काफ़ी तफसील से उसने जिक्र किया हुआ है। जी जी, वो तो वो, अच्छा, उसका जवाब जो है उस किताब में, जो उसका एक तो थीसिस है ना उसका, कि बुनियादी तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया ना होते तो ये जो है हमारा जो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है वो शायद ना होती, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे असर पड़ता वगैरह वगैरह। राइट। उसका एक तरह से जवाब इसने आ, उस पे, उसके पे क्रिटिक करते हुए इसने स्टडी की और पब्लिश भी की हुई है, माइक लिंच ने। आई सी। माइकल आई सी। लिंच, ये जो इधर है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में एवोल्यूशनरी सेल बायोलॉजी, उस माइक लिंच ने एवोल्यूशनरी सेल बायोलॉजी पर एक किताब पब्लिश की है, जी जी। जिसका लिंक मेरे ख्याल में शेयर कर देना चाहिए कभी।
जो बहुत ही शायद अपनी किस्म की वाहिद किताब है, वो उसने फ्रीली अपने वेबसाइट पे रखी हुई है। मैंने साइंस की दुनिया में उसका लिंक शेयर किया था। सही सही इट्स सही। नॉट एन इजी बुक टू रीड। उसके लिए ग्रेजुएट लेवल बायोलॉजी नॉलेज होना शायद मेरे ख्याल से जरूरी है, उसके बगैर वो समझ नहीं आएगी। सही। लेकिन इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। हम्म कि जो सिस्टम, यानी एक खुलिया कैसे इवॉल्व हुआ, उस हम्म। पर मेरे ख्याल है इट्स प्रॉब्ली स्टेट ऑफ द आर्ट बुक। सही। और उसके अलावा उसके लेक्चर्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो लेक्चर भी हायर लेवल ऑडियंस के लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हम्म दे आर नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। बट हम्म लेकिन उसमें उसने, हाँ मैं असल बात ये कह रहा था कि उसने जो क्रिटिक किया है लिंक्डइन के इस कॉन्सेप्ट पे, कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया ना होते तो ये इंसानों में, ये लिविंग में वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पे वैसी ना होती। उसने हम्म कहा हुआ है कि अगर आप वो मेम्ब्रेन्स जो मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस कर रही हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जो खासतौर पे जिनमें वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन्स मौजूद हैं, हम्म उनका अगर आप ओवरऑल सरफेस एरिया निकालें, यानी हम्म आप एक एस्टिमेट लें कि एक खुलिये में कितने होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो एस्टिमेट हम्म लगाया जा सकता है। और हमें यह भी आइडिया है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होता है अबाउट 1 माइक्रोमीटर, यानी सही। 1 × 10⁻⁻⁶मीटर्स। हम्म और हमें यह भी आइडिया है कि एक एक खुलिये में कितने होंगे। तो अगर आप ये अंदाजा लगाएं कि वो यानी एक जो है, ठीक है, जो इंटरनल मेम्ब्रेन जिनमें वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन्स होती हैं वो फोल्डेड होती हैं, लेकिन हम्म। अगर उसको अनफोल्ड कर दें तो वो एक पर्टिकुलर, और डिवाइड करें उन्हें बैक्टीरियल साइज पे, तो एक बैक्टीरिया के मुकाबले में की सरफेस के मुकाबले में वो तकरीबन दुगनी सरफेस बनती है। वाह। तो बकौल उसके कि ये उसका थीसिस को इतना सही नहीं है, हम इसको सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम्म क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारा सारा शुगर का मेटाबॉलिज्म जो मैक्सिमम एटीपी पैदा कर रहा है, वो उन्हीं पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स की अरेंजमेंट की वजह से पैदा कर रहा है। हम्म। तो बकौल उसके क्या, माइकल लिंच के, क्या हम बुनियादी तौर पे ग्लोरीफाइड बैक्टीरिया हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट से, सही। nothing more. राइट। We are not really that big of a deal in terms of our metabolic ability to process sugars. हम्म। अच्छा, वो जो आपने बात की थी पहले कैंसर की, कि कैंसर में यू नो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक Yeah. रेस्पिरेशन नहीं होती। वो मुझे बहुत अजीब लगता है, इसलिए कि कैंसर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इट ग्रोज वेरी वेरी फास्ट, राइट। जी जी और फास्ट ग्रोथ के लिए आमतौर पे ये होता है कि आपको बहुत सी एटीपी चाहिए, बहुत सी एनर्जी चाहिए, बहुत से न्यूट्रिएंट चाहिए, विच यू गेट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन। जी जी। और ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि अच्छा सेगवे है, क्योंकि अच्छा। एक तो हम इससे अब एनारोबिक्स पे आ जाते हैं। जी। एनारोबिक्स का ये है कि देखें, एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की बहुत सारी किस्में हैं। एक तो वो है ना कि जिसमें ऑक्सीजन एज ए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की इस्तेमाल ही नहीं हो रही। हम्म हमने आयरन का, पॉसिबल आयरन के यूज का इस्तेमाल किया, हम्म। ये नहीं, फेरिक आयन का कन्वर्जन फेरस आयन में, या सही। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का कन्वर्जन जो है उसमें, अगेन थ्रू विदाउट रियली यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। दूसरी एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है कि जिसमें ना सिर्फ ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया भी इस्तेमाल नहीं हो हम्म। रहा। अच्छा, ये जो है ये बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है, जी। और बहुत सारी, और बाज फंजाई, मिसाल के तौर पे यीस्ट जो है, वो हम्म। यीस्ट जो पिज्जा बनाने के काम आती है, ये नहीं, जो डबल रोटी वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है, जो बेकर्स आटे यीस्ट। में डालते हैं, खमीर जो डालते कह हैं। रहा उसका प्रोनाउंसिएशन मैं हमेशा गलत कर देता हूँ, स्केरोमाइसिस सर्विसाई, इस तरह का नाम है उसका। हम्म या वो यीस्ट जो अल्कोहल ब्रू करने में काम हम्म आती है, ठीक। ये जानदार क्या करते हैं, ये जानदार शुगर्स लेते हैं अपने मीडियम से, उसको मेटाबोलाइज करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के जरिए, कन्वर्ट हम्म। ऑब्टेन करते हैं, वो दो, एक हर ग्लूकोज से दो एटीपी को ऑब्टेन करते हैं। जो जी। एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट्स, हम्म उनको फर्दर प्रोसेस करने के बजाय, क्योंकि ऑक्सीजन को ये टॉलरेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है, इन ऑर्डर, वो तमाम जानदार जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें
इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं ऑक्सीजन के खतरनाक इफ साइड इफेक्ट से बचने के। हम्म जिन जानदारों में नहीं है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते, और वो आमतौर पे हम्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मखसूस। हम्म वो ऑक्सीजन जनरली बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो बहुत अगर। ज्यादा एग्जैक्टली हमने राइट। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के शुरू में जिक्र किया था। जी जी। ठीक है। इट कैन कॉज म्यूटेशंस उसमें, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं ना रेडिकल्स जो है, हाई एनर्जी रेडिकल्स ऑक्सीजन रेडिकल्स पैदा कर देती है, फ्री रेडिकल्स जिन्हें कहते हैं आमतौर पे। सही। तो तो ये जानदार ये बसन ये यीस्ट वगैरह क्या करते हैं, ये पायरोवेट्स को लेते हैं और उनको कुछ सिंपल से एंजाइमेटिक रिएक्शन के जरिए उनको अल्कोहल में तब्दील कर देते हैं। हम्म अब यहाँ मैं उस यीस्ट की भी बात कर रहा हूँ जो आप डब्बा रोटी की ब्रेड बनाने के लिए, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी जी। उस यीस्ट की बात कर रहा हूँ जो अल्कोहल ब्रूरीज में इस्तेमाल होती है, यानी बियर बनाने में वगैरह वगैरह। हम्म अच्छा, अब वही आपकी बात की, अच्छा इसका मतलब है कि उन्होंने प्रॉपर उस पूरी शुगर को मेटाबोलाइज नहीं किया, हम्म लेकिन they were able to break down glucose and at least get the two ATPs very very राइट quickly, राइट। right? So which means कि ये जो organisms हैं they need enormous amounts of sugars to survive, राइट राइट। much more than a single cell of your body. They need, अच्छा अब ये सिर्फ यही जानदार ये नहीं कर रहे, हमारे और आपके मसल सेल्स में भी, फर्ज करिए अगर मैं जॉगिंग करना शुरू करता हूँ और अपनी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्प्रिंट की तरफ ले जाता हूँ, स्पीड तेज करता रहता हूँ, तो एक वक्त वो आएगा, क्योंकि मेरे मसल्स ने इमीडिएटली जो जो उनकी एनर्जेटिक नीड्स बढ़ रही हैं भागने के दौरान, दे नीड टू प्रोड्यूस एटीपी एट द स्पॉट, क्योंकि एटीपी की स्टोरेज जो है ना वो खुलियों में बहुत ही थोड़ी देर तक के लिए है। सही। And if there are any reservoirs, they get finished up pretty quickly in हम्म intense exercise or in sprinting. So उस सूरत में क्या होता है कि obviously we need to speed up our breathing. हम्म अब जब आप स्प्रिंट को तेज करते हैं तो बाजू का ऑक्सीजन जो जो इनटेक है, इट डज नॉट मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, सो देन your muscles also engage in the same process that those yeasts engage in, with the only exception कि वो ग्लाइकोलिसिस तो भी इस्तेमाल करते हैं जैसे यीस्ट इस्तेमाल करती है, लेकिन पायर और दो एटीपी हासिल कर लेते हैं ग्लूकोज के टूटने से, लेकिन वो पायरोवेट्स को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करते बल्कि उनको करते हैं कन्वर्ट लैक्टेट में, लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में एक्यूमुलेट होता है, और फिर कुछ अर्से के बाद जब ऑक्सीजन की सप्लाई काफी होती है उन मसल्स को, तो वो फर्दर या तो मेटाबोलाइज होता है या फिर थ्रू नियोग्लूकोजेनेसिस that lactate is converted back into glucose आई सी। through certain other metabolic processes, and सही those that glucose becomes a part of the muscular storage of glucose in form of glycogen ultimately. सही। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है जिसका जिक्र किया, ये फास्ट मेटाबॉलिज्म जिसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस इस्तेमाल हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल नहीं हो रहे, इसका एक नाम है, इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। अच्छा। अच्छा, फर्मेंटेशन जो है हमने या तो इसका नाम सुना होगा खमीरी रोटी बनाने के चक्कर में, या राइट अल्कोहल की राइट। फर्मेंटेशन बनाने। फर्मेंटेशन बुनियादी तौर पे ये मैकेनिज्म है कि जिसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, दो एटीपी हासिल होते हैं एक शुगर के टूटने से, और उसके बाद जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस के आखिर पे, दे आर आइदर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, एंड इट्स द एथेनॉल जिसको पिया जाता है आमतौर पे, और राइट राइट। दूसरा लैक्टिक एसिड, लैक्टेट। ठीक, हमारे मसल्स में सही। लैक्टेट होता है। अब आपकी सारी डेयरी इंडस्ट्री जो दूध से मक्खन निकाल रही है, दूध से दही बना रही है, दूध से चीज बना रही है, वो सारी की सारी फर्मेंटेशन बेस्ड है। सही। लेकिन उसमें फर्मेंटेशन यीस्ट की वजह से नहीं हो रही, उसमें जो एंजाइम कैरिंग ऑर्गेनिज्म है जो फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो है बैक्टीरिया, उनको कहते हैं लैक्टोबैसिलाई। उन आई सी। बैक्टीरिया में ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जो शुगर इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के तौर पे, दो एटीपी बना लेते हैं, उसके बाद जो ग्लाइकोलाइसिस के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं उनको लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड चूंकि एसिड होता है वो दूध को फाड़ देता है और उसको दही बना, आगे फिर उस दही से आपको पता है बाकी चीजें जो है, बटर सही बनता है सही वगैरह वगैरह, ये सब सही चीजें। सही। ठीक है। तो ये यानी एरोबिक और एनारोबिक, खास तौर पे एनारोबिक जिसमें, यानी एनारोबिक से मुराद है कि जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें
उसकी भी इंडस्ट्रियल वैल्यू है, इंसानों के लिए उसकी भी गजाई वैल्यू है। हम्म। ठीक है। तो ये मुख्तसर जो मेरे जहन में था वो सही मैंने याद कर। सही। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे ये पहलू लगता है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे बहुत एक यू नो जज्बाती लेवल पे बहुत एक वो होता है, रेजिस्टेंस होती है इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करने में, या ये एक्सेप्ट करने में कि इंसान और बाकी जो जानदार हैं उनमें बायोकेमिस्ट्री सारी की सारी एक जैसी है। लेकिन अभी जो आपने डिस्कशन की है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो यीस्ट हों, या वो क्लोरोप्लास्ट हों, या वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, या वो यूकैरियोट्स हों, या हमारा इंसान का जिस्म हो। फंडामेंटल लेवल पे जो बायोकेमिस्ट्री है और उसके भी नीचे जो फिजिक्स है वो सबके सब सेम है, राइट? उसमें कोई कोई फर्क नहीं है। तो ये कहना कि इंसान बाकी जानवरों की तरह इवोल्यूशन के प्रोसेस से नहीं आया, यू हैव टू यू नो आपको एक तरह से इस तमाम की तमाम बायोकेमिस्ट्री को फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो फिर इतनी कॉमन क्यों है। ये फिर ये मसला ये है कि जूं जूं आप इन बातों के बारे में अपने आप को, अपना इल्म बढ़ाते जाते हैं, इस किस्म के दावे जो है वो आपको बचगाना लगते हैं। हम्म। और इस किस्म, मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह की बहसों में उलझने का मसला ये है कि अगर तो इस तरह की बहसों को हम चीजें सीखने के लिए और सिखाने के लिए, बुनियादी इल्म सीखने और सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे सही हैं, तब तो सही ठीक है। अगर नहीं है तो फिर ये एक तरह से मुनाजरे और इस किस्म की गुफ्तगू जो है बिल्कुल वो रह जाती है, इसको कोई फायदा नहीं। जी। सही सही। तो ये मुख्तसरन जो मेरे जहन में था कि शुगर की जो है वो इस हिस्ट्री एक तरह से बयान कर दूं। हम्म अच्छा, अब बाज किस्म की शुगर्स जो हैं उनके बारे में बाज साइंसदानों ने ये तजवीज दी थी। मिसाल के तौर पे एक खास शुगर होती है जो नाइट्रोजन बेस्ड होती है। अगर अच्छा, अब शुगर सिर्फ एनर्जी सोर्स नहीं है। हम्म शुगर्स जो है वो हर खुलिये में उसके खुलिये के जो खास तौर पे जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं, यानी जो जी उसके जो बुनियादी अज्जा हैं, का वो प्रोटीन्स हो का वो लिपिड्स हो, उनके साथ भी जुड़ी हुई होती हैं। और हम्म ये सेल टू सेल कांटेक्ट में, यानी दो सेलों के आपस के जुड़ने में, हम्म या फिर बाहर के सिग्नल्स जो हैं वो रिसीव करने में, हम्म। इनका बहुत अहम रोल है। ठीक है। सही। तो मिसाल के तौर पर और इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस में उन हम्म शुगर्स का जो प्रोटीन के साथ खुलिये के बाहर, खुलिये की झिल्ली के की प्रोटीन्स के साथ जुड़ी हुई है, हम्म। या फॉस्फोलिपिड्स के साथ जुड़ी हुई है, उनका बहुत अहम रोल है। बल्कि सही। बाज वायरसेस जो हैं वो इन शुगर्स को हाईजैक करके हम्म खुलिये के साथ खुद अटैच होते हैं और हम्म। अपना जीनोम जो है वो खुलिये के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। यानी सही। वायरल एंट्री जो है हम्म। वो जो है इसकी वजह से मुमकिन होती है। जी, ये जैसे हमने कोविड 2 के, ये जो एग्जैक्टली, कोविड 19 था, एग्जैक्टली। उसमें ये था कि वो ACE2 एक रिसेप्टर है जो जी बेसिकली उस वायरस के लिए नहीं बना, उसका अपना एक अलग फंक्शन है। जी जी। बट इट जस्ट सो हैपन कि जो वायरस था उसमें वो प्रोटीन थी जो जस्ट मैच करती है ACE2 के रिसेप्टर के साथ, जिससे ACE2 रिसेप्टर जो है वो खुल जाता है, एंड देन वायरस इज एबल टू गेट इनटू द सेल्स। आपने तो यहाँ दो प्रोटीन के इंटरेक्शन का जिक्र किया ना। जी जी। एड्स वायरस जो है उसकी कोड प्रोटीन होती है जिसको GP120 कहते हैं। वो हम्म बाज इम्यून सेल्स के बाज रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे, या बाज उन पे शुगर्स होती हैं, उनको एज ए टेथरिंग या बाइंडिंग साइट्स बनाकर बाज रिसेप्टर्स के को एंगेज करती है और अपना जीनोम जो है वो पर्टिकुलर वायरसेस जो हम्म है वो खुलिए के अंदर दाखिल कर हम्म देते हैं। हम्म। ये जो है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का वायरस जो है वो ये शुगर प्रोटीन इंटरेक्शन जो है उनको हाईजैक करके इस्तेमाल करता है अपना जो डीएनए या आरएनए जो है उसको होस्ट सेल्स के अंदर ट्रांसमिट करने में। सही तो ये सही। शुगर्स के रोल जो है स्ट्रक्चर में है, जो हम देखते हैं लकड़ी वगैरह जो है ये सब के सब, सेल हम्म। वॉल्स जो पौधों की हैं, एनर्जी रिसोर्स के तौर पर, खास तौर पे जो मोनोसेकेराइड्स हैं, दे आर द हम्म मोस्ट रेडिली अवेलेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर जो हम्म पॉलीमरिक फॉर्म्स हैं जैसे सेलुलोज हो गई, ये हम्म जो है ये क्या नाम है, स्ट्रक्चरल
इसकी इंपॉर्टेंस है। लकड़ी जो है, यानी लकड़ी के बारे में वो नील डिग्रास टाइसन का हम पढ़ रहे थे कि देखें, दुनिया जमीन पे जो सबसे कीमती धातें समझी जाती हैं या सबसे कीमती मिनरल समझी जाती हैं, मिसाल के तौर पे डायमंड हो गया, ये गोल्ड हो गया, ये और आपको और सितारों में मिल जाएंगे, जगहों पे मिल जाएंगे। लकड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सही क्योंकि सही देर इज नो वे, वी हैवंट फाउंड अ वे कि लकड़ी को ए बायोजेनिकली पैदा किया जा सके। सही। यानी सेलुलोज को आप ए बायोजेनिकली पैदा नहीं, मतलब राइट राइट उसके राइट। उसमें ज़रा एडवांसमेंट हुई है, लेकिन कोई ऐसा नेचर में ऐसा सिस्टम नहीं पाया गया कि जानदारों की, पौधों जैसे जानदारों के बगैर आप लकड़ी पैदा कर सकें। हम्म। अच्छा, एक बात जो आपने की थी वो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई लिटिल बिट कि शुगर जो है वो खलियों के सरफेस पे और फिर दूसरे खलियों के साथ मिलाने में, तो इसका मतलब है कि मल्टी सेल्युलैरिटी में भी शुगर्स का रोल है। जी बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मल्टी सेलुलैरिटी के बारे में ये तो पता ही हुआ ना आपको कि ये, इसके बारे में ये यकीन किया जाता है कि कई बार इवॉल्व हुई है ये, इसका सिंगल ओरिजिन नहीं है, ये मुख्तलिफ लेवल पे कई बार इवॉल्व हुई है। आपने वो कोरम सेंसिंग पर एक मजमून लिखा था, मैंने देखा था एसकेडी पे। जी 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 जी। ये जो जिसे आप बायोफिल्म्स फॉर्मेशन में, अब जी बायोफिल्म्स बुनियादी तौर पे हैं क्या? इट्स ए लार्जर बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। whenever those बैक्टीरिया, जब वो बैक्टीरिया थ्रेटन हो जाते हैं, पानी की कमी है, खुराक की कमी है, वो बैक्टीरिया आपस में मिल जाते हैं, दे सही। secrete ए पर्टिकुलर ग्लू लाइक मटेरियल, उसमें वो रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पर व्हेन डू दे डू दैट? जब वो इस तरह के केमिकल जो है स्क्रीट करते हैं, जिनमें बाकी बैक्टीरिया भी वही केमिकल स्क्रीट करते हैं, सही। एंड दे कंबाइन टुगेदर, दे गेट टुगेदर। हम्म, 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 बायोफिल्म्स का बीमारियों में रोल है, बायोफिल्म्स का दांतों की खराबी में रोल है, दांतों में कीड़ा लग जाना बुनियादी तौर पे बायोफिल्म्स की वजह से होता है सही वगैरह। इन सब कामों में शुगर इस्तेमाल होती है। सही। शुगर का बुनियादी रोल है उस ग्लू लाइक और जेल लाइक मटेरियल को बनाने में, जिनमें डीएनए भी शामिल है, शुगर्स भी शामिल है वगैरह वगैरह। जी, शायद इसीलिए बहुत से जो मैमल्स हैं, बहुत से जानवर हैं, इवन बहुत से इंसेक्ट्स, जी, दे गो आफ्टर शुगर, मतलब ये जो ग्लूकोज सादा शुगर है, क्योंकि दिस इज प्रॉब्ली द इजीएस्ट वे टू गेट एनर्जी। और हमें जो दिस इज जो द कहते हैं कि probably the स्वीट। oldest mechanism evolved in living organisms। अब वो तो आप हशरात तो बाद की बात आती है, जी जी। बैक्टीरिया, हम्म, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह which evolved much earlier than all these multicellular life जी forms, जी। हम्म, उनमें ग्लूकोज जो है या शुगर जो है, they are attracted towards sugar। हम्म, They have sensory mechanisms which would allow those bacteria to move, physically move or swim towards sugar। जी। सही सही सही। और सर, कोई और टॉपिक आपके जहन में है इस शुगर्स के हवाले से? फिलहाल तो मेरे ख्याल है मेरे जहन में यही था, मुझे इसके अलावा कोई, आपके जहन में कोई सवाल हो तो पूछ लें, मुझे तो मेरे जहन में तो नहीं, मेरे सवाल जो थे वो तो मैं बीच बीच में पूछता रहा हूँ, तो आई डॉन्ट हैव एनीथिंग इन पर्टिकुलर। वैसे भी हमें तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे हो गए हैं नहीं, इस खासा लंबा हो सेशन गया। में। जी, तो बहरहाल तब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने इतना शुक्रिया। वक्त दिया। तो बहुत अभी आपकी होपफुली समर सीजन अभी चल रहा है, तो वील गेट टू टॉक टू यू अगेन, और जी, आपसे इंशाल्लाह किसी और मौजू पे गुफ्तगू रहेगी। तो लेकिन बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अभी